मैं पढ़ रहा था कुछ आपने जो भेजे थे वो बुक्स वगैरह थोड़े, तो हाँ। उसमें मैंने एक सेंटेंस पढ़ा था वो सुनी था हाँ हाँ कि लाइक यू शुड नॉट लिव सेक्स, सेक्स शुड लिव यू। वाह। ऐसा एक स्टेटमेंट था वहाँ पे। हाँ हाँ और सेकंड उन्होंने क्या बोला था कि when there is a like मतलब हिंदी में when there is actual sex is going on between a male and female, then there will be no male and female. They are not just bodies, they are energies, and there will be a play of a energies हाँ that हाँ needs to be a sex. हाँ हाँ तो वो मतलब मैं थोड़ा समझा नहीं क्योंकि और मैं उन्होंने कुछ तो मूलाधार चक्र का भी बताया था कि मतलब अगर वो एनर्जी आपका जो ड्रॉप आउट हो रहा है, जो आपका डिस्चार्ज हो रहा है, दैट यू कैन ऑल्सो कन्वर्ट एंड टेक इनटू द अपर प्लेस, आपके सोना के अंदर ला सकते हैं। हाँ हाँ तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, कभी लेके कर बहुत डिफिकल्ट जा रहा है कि क्या है कैसा है ये सब समझ। हाँ। देखो, आपको अभी अगर कहीं कैंप मिलता है ना, तो आपको कैंप में सम्मिलित होना चाहिए। शुरू में सामूहिक ध्यान बहुत मायने रखता है ना। और फिर एक समय के बाद आप वैयक्तिक ध्यान साधना में उतर सकते हो। तो क्योंकि सामूहिक ध्यान में क्या होता है कि स्त्री ऊर्जा और पुरुष ऊर्जा है ना, तो पार्टिसिपेंट्स मेल और फीमेल दोनों होते हैं। समझ लो 100 लोग ध्यान कर रहे हैं, उसमें 40 महिलाएं हैं, 60 पुरुष है, या कुछ और भी रेशो है, ये हम उदाहरण के लिए ले रहे हैं। तो दोनों एनर्जीज अवेलेबल होती है और उससे जल्दी गति होती है। तो शुरू में आपको मैं सुझाव दूंगा कि आप कैंप अटेंड करें और किसी मेडिटेशन सेंटर या आश्रम में कुछ दिन रहे, तो इस विषय पर और गहरी समझ बढ़ेगी। ओशो को पढ़कर सिर्फ नहीं होगा, प्रयोग में उतरना होगा और अपने जो दायरा है हमारा, तो उससे थोड़ा बाहर निकलना होगा, है ना। तो आगे के दरवाजे खुलेंगे। सिर्फ दिमाग से समझने की ये बातें नहीं है, प्रयोग में उतरने की बातें हैं। ओके, थैंक यू। मैं यहीं पे रहता हूँ, यहाँ पे पुणे एयरपोर्ट है ना, उसके विमान नगर में। हाँ, लेकिन मेरे पूना के काफी मित्र है जो कहते हैं कि एक छोर से दूसरे छोर में भी बहुत दूर है ना। हाँ, तो ये कोई दूर नहीं है, उनकी प्यास अभी उतनी ज्यादा नहीं है कि वो पहुंचे, है ना। जब प्यास और सघन होगी तो वो बराबर पहुंचते हैं। ठीक है, जो अब तक के प्रश्न हुए थे उस पर एक थोड़ा जनरल बात मैं करता हूं। आमतौर से जो सिंगल लोग हैं, बैचलर्स है, वो सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस ओशो की बात पढ़ते हैं और उन्हें लगता है तुरंत उनकी ऊर्जा भीतर मुड़ेगी और वो ब्रह्मचर्य को उपलब्ध होंगे। तो ये इतना आसान भी नहीं है। तो इसमें काफी साधना की जरूरत पड़ती है। तो जैसा मैंने एक मित्र को सुझाव दिया कि आप लगातार शिविरों में सम्मिलित हो और अपनी निजी यात्रा भी जारी रखे। दूसरा, एक जनरल ये कहा जा सकता है कि हर व्यक्ति एक मोटे तौर पे एक 3 मंजिला मकान की तरह है। एक नीचे का तल है जिसे सेक्स का तल कहा जा सकता है,
फिर बीच का तल है जिसे प्रेम का तल कहा जा सकता है, और सबसे ऊपर का तल है जिसे करुणा का तल कहा जा सकता है। तो ऐसी ये 3 मंजिला मकान की कहानी है। ऊर्जा एक ही है, लेकिन हम जिस तल से प्रेम को, स्त्री पुरुष संबंधों को जिस तल से हम देखेंगे तो वैसा हमें दिखाई पड़ेगा। तो सद्गुरु जिस प्रेम की बात करते हैं तो वो सबसे ऊंचे तल से देखते हैं और वहां से वो बात करते हैं। तो इसलिए उनकी नजर में प्रेम यानी करुणा है। और साधक यात्रा की शुरुआत में जब प्रेम को समझने जाता है तो उसे ये बात समझ में नहीं आती है। वो फिर प्रेम को सेक्स, पॉजेसिवनेस यही समझ बैठता है, शारीरिक तल समझ बैठता है, और उसमें फिर काफी दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है। लेकिन हर संबंध एक दर्पण है और इससे भागना नहीं है, इससे गुजरना है। जितना आप एक तरफ ध्यान शुरू रखोगे और संबंधों से गुजरोगे तो आपके समझ में आएगा कि ये लव रिलेशनशिप नहीं है, सिर्फ ये लव एंड हेट रिलेशनशिप है। कि आपकी ऊर्जा तुरंत लव से हेट में रूपांतरित हो जाती है। थोड़ी कोई बात हुई कि आपकी ऊर्जा बदल जाती है, तो आप धीरे धीरे इन सारी चीजों के प्रति साक्षी भाव रखना शुरू करते हो। जैसी साधना गहराती है और समझ जो है, अंडरस्टैंडिंग जो है, ये साधना का फलन है, इसका परिणाम है। तो धीरे धीरे आपकी समझ बढ़ती है, साइलेंस बढ़ता है, और जो भी समस्या आती है तो आप तुरंत रिएक्ट नहीं होते हैं, और इसलिए फिर चीजें बिगड़ती नहीं हैं। और आप उन चीजों को समझ पाते हो, ऊर्जा के खेल को समझ पाते हो कि कैसी ऊर्जा प्रेम से तुरंत घृणा में बदल गई, और अगर आप रुकते हो, वेट करते हो, तो कैसे वो फिर से प्रेम का रूप ले लेती है। तो ये यिन और यांग, स्त्री और पुरुष की ये ऊर्जा का खेल है, ये लीला है। और इससे हृदय तल से गुजरकर जब आप आगे बढ़ते हो तब सबसे अंतिम छोर पर आप उसे करुणा के रूप में अनुभव करते हो, और ये यात्रा का अंतिम पड़ाव होता है। तो ये आज का जो विषय रखा था, तो ये उसका एक थोड़ा सा मार्गदर्शक तख्ता इसे समझ ले। और कुछ स्त्रियों की भी समस्याएं हैं, जैसा एक मित्र पूछ रहे थे। तो यहाँ पर वैयक्तिक प्रश्न लेना ज्यादा उचित मैं समझूंगा। अगर वो महिला खुद अपना प्रश्न लेकर आती तो उन्हें रिस्पॉन्ड करना ज्यादा सही होता, ज्यादा आसान होता। फिर भी मोटे तौर पर यह कहा जा सकता है कि सही और गलत इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है, सारी हमारी धारणाएं हैं। लेकिन जो हमारे भीतर से आता है उस पर हमें डटे रहना चाहिए और हमारी ऊर्जा को सहयोग करना चाहिए, और फिर उससे गुजरकर ही उसका सॉल्यूशन जो है वो निकलता है। ठोस ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता कि आपको ये करना है या ये नहीं करना है। आपको अपनी ऊर्जा को सहकार्य करना है, लेकिन साथ में ध्यान जारी रखना है।
वरना प्रकृति नीचे खींचते रहती है, फिर आप उससे उभर नहीं पाओगे। तो अगर एक तरफ ध्यान जारी रहता है तो सारी समस्याएं धीरे धीरे हल हो जाती है। और ओशो कहते हैं कि जीवन से भागना नहीं है, अनुभव से गुजरना है और इसमें ही जागना है ना। जीवन ही है प्रभु और न खोजना कहीं। आमतौर से विवाह को भी बड़ा गलत समझा जाता है, लेकिन कुछ लोगों को ओशो ने खुद विवाह भी सब ये किया है कि आप ठीक है विवाह में उतरो। तो ये साधक की अपनी क्वालिटी पर निर्भर करता है कि उसे अकेले रहना है, लिव इन रिलेशनशिप में रहना है, या विवाह करके किसी एक व्यक्ति के साथ रहना है। और उस व्यक्ति के लिए वो जिस स्थिति में भी वो है वो सहायक होती है, वो एक विधि होती है। तो विवाह तो ये एक, अगर आप इसे विधि की तरह लेते हो तो विवाह एक अंतिम विधि हो सकती है, क्योंकि सतत अगर स्त्री पुरुष को आईना दिखाती रहे या पुरुष स्त्री को आईना दिखाता रहे, एक रिफ्लेक्शन उसे उसका पता चलता रहे, तो जागना सरल हो जाता है।